हाँ, तो आज हम उन स्रोतों पर एक नज़र डाल रहे हैं जो भारत के एक बहुत ही अहम और दिलचस्प दौर मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए हैं। मतलब 1526 में बाबर के आने से लेकर आप देखें तो करीब 300 साल तक इस दौर ने भारत की सियासत, कला, तहजीब सब पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इस पूरी विरासत को समझने की कोशिश करते हैं आज। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि ये सिर्फ बादशाहों और जंगों की कहानी नहीं है। मतलब जैसा आपके दिए गए कुछ नोट्स में भी इशारा है, ये एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति का दौर था जिसने कला को, भाषा को, यहाँ तक कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी बदला। तो देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या खास बताते हैं इस बारे में। शुरुआत तो जाहिर है 1526 से ही होती है। हाँ। पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर यहाँ मुगल वंश की नींव रखी। हाँ। फिर हुमायूं का वो उतार चढ़ाव वाला दौर रहा, और उसके बाद आते हैं अकबर, जिन्हें महान भी कहा जाता है। आपकी इस स्रोत ने अकबर की जो राजपूत नीति थी और सुलह कुल, मतलब वो सर्वधर्म संभाव वाली बात, उस पर काफी विस्तार से बात की गई है। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, कुशल प्रशासक भी थे। हाँ, और अकबर के ही दौर में वो दीन-ए इलाही का जिक्र आता है, जो स्रोतों के मुताबिक असल में कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि एक तरह का, क्या कहें, नैतिक और सामाजिक विचार था, जिसमें अलग-अलग धर्मों की अच्छी बातों को शामिल करने की कोशिश की गई थी। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है एक तरह से। अच्छा। फिर जहांगीर का दौर आया, उसमें कला, खासकर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, उसको बहुत बढ़ावा मिला। और नूरजहां का प्रभाव भी इस दौर में काफी अहम रहा, जैसा कि कुछ ऐतिहासिक वृत्तांत हमें बताते हैं। हाँ, वो भी एक पहलू है। जहांगीर के बाद फिर शाहजहां का दौर, जिसे अक्सर हम वास्तुकला का सुनहरा दौर कहते हैं। ताजमहल तो है ही, जाहिर है, लेकिन आपके दिए गए एक लेख में दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद के बनने की जो बारीकियां हैं, उनका भी जिक्र है। कैसे ये इमारतें सिर्फ खूबसूरती नहीं थीं, बल्कि शाही रुतबे और शक्ति का प्रतीक थीं। बिल्कुल सही कहा। वो एक तरह का पावर स्टेटमेंट थी उस दौर का। उनकी बनावट, उनका पैमाना, सब कुछ साम्राज्य की शानो शौकत दिखाने के लिए था। लेकिन इसके बाद आता है औरंगजेब का शासन, जिसके बारे में स्रोत काफी मिले-जुले विचार पेश करते हैं, जैसा आपने देखा होगा। हाँ। एक तरफ साम्राज्य अपने सबसे बड़े भौगोलिक विस्तार तक पहुंचा उन्हीं के समय में, तो दूसरी तरफ उनकी कुछ धार्मिक नीतियां और वो दक्षिण में जो लंबे युद्ध चले, उन्होंने कहीं ना कहीं साम्राज्य की नींव को कमजोर भी किया। ये विरोधाभास जो है, ये समझने लायक है। हाँ, ये विरोधाभास वाकई दिलचस्प है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी सांस्कृतिक विरासत की बात करें, तो वास्तुकला के अलावा भी बहुत कुछ है। मुगल मिनिएचर पेंटिंग की अपनी खास पहचान बनी, और भाषा, आपके नोट्स में उर्दू के शुरुआती विकास का जिक्र है। कैसे फारसी, तुर्की और जो यहाँ की स्थानीय भाषाएं थी, उनके मेल से एक नई जबान उभरी, बिल्कुल। जो दरबार से लेकर आम बाजार तक फैली। बिल्कुल, और ये सिर्फ ऊंची कला या भाषा तक ही नहीं रहा। स्रोतों में मुगली खान पान के विकास का भी उल्लेख मिलता है। कैसे मध्य एशियाई और भारतीय मसालों और पकाने के तरीकों के मेल से नए नए व्यंजन बने। ये जो सांस्कृतिक मिश्रण था ना, ये बहुत गहरा और स्थायी साबित हुआ, जिसके निशान आज भी हमारे पहनावे में, संगीत में, यहाँ तक के शिष्टाचार में भी मिलते हैं। सही बात है। ये दिखाता है कि संस्कृति अपने आप में कैसे शक्ति का ही एक रूप हो सकती है, जो शायद तलवार से ज्यादा टिकाऊ साबित होती है। लेकिन समय के साथ जाहिर है ये शक्ति कमजोर पड़ी। 18वीं सदी आते आते, जैसा कि कई स्रोत बताते हैं, जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमजोर हो गई। क्षेत्रीय ताकतें मजबूत होने लगीं, और सबसे बढ़कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल बढ़ता चला गया। हाँ। साम्राज्य अंदरूनी और बाहरी चुनौतियों से एक साथ जूझ रहा था। और फिर 1857 का विद्रोह, वो एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा निर्वासित कर दिया। ये महज एक वंश का अंत नहीं था, एक तरह से ये भारत में सत्ता के एक बिल्कुल नए दौर की औपचारिक शुरुआत थी, ब्रिटिश राज की। तो इन तमाम स्रोतों को अगर हम मिलाकर देखें, तो मुगल साम्राज्य की कहानी सिर्फ जीत हार या तारीखों का लेखा जोखा नहीं है। ये कहानी है एक जटिल, एक बहुआयामी विरासत की, जिसमें कला, प्रशासन, भाषा, संस्कृति, सबका एक अनूठा संगम देखने को मिलता है। एक ऐसा दौर जिसकी गूंज आज भी भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने में सुनाई देती है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इन स्रोतों से मिले तथ्यों और उनकी व्याख्याओं की परे अगर देखें,
तो इतिहास की ये परतें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? कैसे एक साम्राज्य की वो भव्यता और उसके पतन की कहानियां दोनों ही हमें आज के भारत को और गहराई से समझने में मदद कर सकती हैं? क्या ये शानदार इमारतें सिर्फ पत्थर हैं या अपने समय की अनकही दास्तानों की खामोश गवाह भी हैं?